Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Welcome to the Sunday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on any queries that you may have on mutual fund and related matters. You can call us on 2331-4444, 2371-7106 and 2342-1050. Please remember to prefix 011 if you're calling from outside Delhi. I am Ishan Mittal and with me is my co-anchor in Hindi, Amrish Saxena. नमस्कार, आर्थिक खबरों के कार्यक्रम मार्केट मंत्र के साथ हम हाजिर हैं। आज रविवार है और हर एक रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों के जवाब देंगे। सवाल पूछने के लिए आप हमें इन नंबरों पर फोन कर सकते हैं 23717106 और 23314444 और हमारा तीसरा नंबर है 23421050। दिल्ली से बाहर के श्रोता इन नंबरों से पहले एसटीडी कोड 011 भी डायल करें। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट वैल्यू रिसर्च के धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र जी, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। और हेडलाइंस लेके मौजूद हैं ईशान मित्तल। Thank you, Amrish. Foreign investors pump in over 23,000 crore rupees into Indian equity markets in the first 2 weeks of May. Government approves fourth positive indigenization list of strategically important components to promote domestic defense industry. And global crude oil prices fall for the third week in a row as Brent slips over 5% to $75.3 a barrel. विदेशी निवेशकों ने मई के पहले 2 सप्ताह में भारतीय इक्विटी बाजारों में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। सरकार ने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण साजो सामान की चौथी स्वदेशी सकारात्मक सूची को मंजूरी दी और ग्लोबल क्रूड ऑयल के मूल्यों में लगातार तीसरे सप्ताह गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड कच्चा तेल इस सप्ताह 5% से अधिक गिरकर $75.30 प्रति बैरल पर रहा। और आज की पहली खबर, विदेशी निवेशकों ने मई के पहले 2 सप्ताह में भारतीय इक्विटी बाजारों में 23,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया। डिपॉजिटरी के आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने इस अवधि में इक्विटी में 23,152 करोड़ रुपए डाले। इसके साथ ही एफपीआई ने इसी अवधि में डेट बाजार में 68 करोड़ रुपए का निवेश किया। अप्रैल में विदेशी निवेशकों ने लगभग 12,000 करोड़ रुपए और मार्च में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया था। धीरेन्द्र जी, एक बहुत ही अच्छी खबर है जो हर हफ्ते हमें मिल रही है मार्च के बाद से ही कि लगातार जो एफपीआईज हैं वो अपना निवेश बढ़ा रहे हैं। तो अगर हम म्यूचुअल फंड की दृष्टि से भी देखें तो ये जो विदेशी निवेश है ये कितना हमारे लिए म्यूचुअल फंड में फायदेमंद है और इससे निवेशकों को किस तरह का लाभ मिलता हुआ आप देख रहे हैं? नहीं, बाजार चलने के लिए जरूरी है कि कंपनियों का मुनाफा बढ़ रहा हो और वहां पे हमारे पास कोई बुरा खबर नहीं है। हाँ, एक बड़ा अंतर आया था कि विदेशी निवेशकों का निवेश भारत में काफी रफ्तार से स्टेडली काफी कम हो गया था और वहां पर इस चीज का रुख बदल जाना ये बहुत ही मीनिंगफुल है और उसका असर हमारे बाजार पे दिख रहा है। जी, और अगर हम देखें कि जैसे जो स्वदेशी मतलब जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं उनका कितना रोल आप देखते हैं म्यूचुअल फंड मार्केट में एज कंपेयर टू जो हमारे फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं?
हेलो। जी, तो लगता है कि धीरेन जी से हमारा संपर्क अभी भंग हो गया है और तब तक हम लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से धीरेन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। धीरेन जी, हेलो। धीरेन जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी, तो जैसा कि मैं अभी आपसे बात इस बारे में कर रहा था कि जो हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं वो निश्चित रूप से काफी महत्वपूर्ण हैं हमारे म्यूचुअल फंड सेगमेंट की दृष्टि से भी, और लगातार हमने देखा कि जिस बीच में फॉरेन इन्वेस्टर्स पैसा निकाल रहे थे, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने बाजार को भी संभाल के रखा और हमारे म्यूचुअल फंड में भी उसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाई पड़ा। तो अब जब दोनों तरफ से डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, एफपीआईज भी हैं, तो इस दृष्टि से आप क्या सिनेरियो देखते हैं म्यूचुअल फंड सेगमेंट में? नहीं, एक तो बड़ा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड में फ्लो लगातार जारी है और जब विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे थे, उनके पैसा आने की वजह से ही बाजार संभला हुआ था। और अब जब विदेशी निवेशकों का पैसा दोबारा रफ्तार से आना शुरू हुआ है, जी, नहीं तो स्टेडीली आना शुरू हुआ है, निकलना बंद हुआ है, तो इसका असर बाजार पे दिखता है। देखिए, बिना कोई भारी भरकम अर्निंग्स में बढ़ोतरी के बिना हमारा बाजार अब अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है जी, और जिसका नतीजा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट पे उसका असर दिख रहा है। हमारे म्यूचुअल फंड के जितने भी निवेशक हैं उनके लिए उनका पोर्टफोलियो का वैल्यू अपने ऑल टाइम हाई से ऊपर ही होगा या उसके आसपास ही होगा। जी, तो इस सिनेरियो में आप जो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने वाले रिटेलर्स हैं उनको कोई आप खास सलाह देना चाहेंगे? मैं उन्हें ये सलाह देना चाहूंगा कि बहुत बार निवेशक जब निवेश करता है और आपके निवेश में जब कोई भी भारी मुनाफा नहीं होता है, तो जब कभी भी मुनाफा मिलता है तो आप अचानक उत्साहित होकर के अपना पैसा निकाल लेते हैं। ऐसा ना करें। म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा लगा रहे थे तो किसी प्लान के तहत तो अपना निवेश जारी रखिए जी, जरूर निकालिए, लेकिन केवल बाजार बढ़ गया है इस वजह से बाजार से पैसा ना निकालें। Thank you, Dhiren ji. And with that, we have our first caller, Sanjay from Mumbai. Sanjay ji, please ask your question. In mutual fund portfolio, there is one component called cash and cash equivalent. What is this cash and cash equivalent? Is it money in savings bank account, or current account, or liquid fund, or ultra short-term fund? What it is? The cash and cash equivalent is basically the money in transit, because every day in an open-end fund, some investors are pulling out money, some investors are investing money, and the net of that, and the money cannot be 100% invested because it is an open-end fund. Some investors are coming in, some investors are going out. So, and there could also be, redemption proceeds from the fund which will be in transit. So this cash and cash equivalent could be receivables and payables, and it could be call money, the overnight investment that funds can make to earn on the idle money. It can also be in the cash and cash equivalent component can also be the money lying in their current account, the check that they have issued or the payment that they have made, but it has not been debited from their account. Thank you, Dhiren ji. Harking back to our previous conversation about equity inflows into mutual funds, we noted a slight dip, 5-month low in terms of inflows in mutual funds. So could you talk about that? Why was this the case? Why did this happen? No, this is actually, the inflow getting lower is entirely a matter because mutual fund net inflow that we see is not a very meaningful number unless you look at the complexion of it. And a good part of the cyclical inflow and outflow happens in the liquid fund and the money market fund, which to my opinion is not actually a mutual fund. It is like companies investing their surplus. So in the month of March, for last 10 years, there is always an outflow. That doesn't mean that, when I look at inflow and outflow as a gauge, as something which is reflective of investors' sentiment or attitude towards market right now, from that point of view, I don't think there is any outflow. Yes,
every month end, every quarter end, there is always a net outflow because of the debt fund, because of the short-term debt fund, because of the liquid fund and money market fund, which I think is a very tactical thing. It is not reflective of investors' behavior. जी, और कोलकाता से हमारे श्रोता कैलाश लाइन पे हैं। कैलाश जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ नमस्कार जी, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मैं पूछना चाहता हूँ कि एक मैं नया निवेशक मैं हूँ और मैं म्यूचुअल फंड में SIP करना चाहता हूँ। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं इनसे पूछना चाहता हूँ जो विशेषज्ञ बैठे हुए हैं, जी जी, मुझे किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? मैंने इक्विटी फंड में करना चाहिए या डेब्ट में करना चाहिए या फिर किसी अदर में करना चाहिए? मेरी हमेशा सलाह होती है कि आपको जब आप शुरुआत कर रहे हैं और आप बाजार से परिचित नहीं हैं और बाजार का जो उतार चढ़ाव है वो नए निवेशकों को बहुत विचलित कर सकता है, और जब तक वो बढ़ता है तब तक तो अच्छा लगता है, लेकिन अचानक गिरावट, और बाजार का हमेशा ऐसा ही रुख रहता है, चढ़ता धीरे धीरे है, गिरता बहुत रफ्तार से है, और नए निवेशक के लिए ये बहुत ही ज्यादा चिंताजनक स्थिति बन जाती है। इसलिए मेरी आपको सलाह होगी कि अगर आप लंबे समय का भी पैसा लगा रहे हैं तो एक ऐसे फंड में इन्वेस्ट करें जो पूरा पैसा अपना इक्विटी में नहीं लगाता है। ऐसे फंड कहलाते हैं एग्रेसिव हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड एग्रेसिव, इनमें 1/4 पैसा फिक्स्ड इनकम में लगा रहता है, 3/4 पैसा 75% पैसा आपका इक्विटी में लगता है। ये एक डाइवर्सिफाइड फंड है और ये नए निवेशक को विश्वास बनाने में, इक्विटी में विश्वास बनाने में बड़ी मदद करता है। और इसमें तो आप अपने निवेश की शुरुआत, और दूसरा नियम जिसका कि मुझे लगता है हर एक नए निवेशक को पालन करना चाहिए, या बल्कि किसी भी इक्विटी इन्वेस्टर को फॉलो करना चाहिए कि कभी भी एक साथ बड़ा पैसा न लगाएं। अगर आपके पास बड़ा पैसा इकट्ठा हो भी गया है तब भी उसको 10 महीने में, 12 महीने में, 18 महीने में स्प्रेड करके लगाएं। निर्भर करता है कि वो पैसा कितना जरूरी है आपके लिए या कितना सिग्निफिकेंट है इस आधार पे। तो अग्रेसिव हाइब्रिड फंड से शुरुआत कीजिए और SIP कीजिए। Thank you so much, Dhiren ji, for that enlightening discourse on that. Next is Dev from Delhi. Dev ji, please ask your question. हाँ नमस्कार सर। जी सवाल पूछिए। सर जैसे आप बता रहे हैं कि नए निवेशकों को थोड़ा सावधानी से पैसा लगाना चाहिए, तो क्या ऐसा मार्केट मंत्रा की तरफ से या जो भी इसकी संस्था है कि वो ये हमको लगता है कि देव जी से संपर्क भंग हो गया है। धीरेन जी, आप क्या सवाल समझ पाए इनका, देव का? देव जी, आप अपना सवाल, आप लाइन पर बने रहिए हमारे साथ। धीरेन जी से हमारा संपर्क टूट गया है जी। सो नेक्स्ट वील गो ऑन टू द नेक्स्ट स्टोरी। अमरीश जी जी, तो लेते हैं आज की दूसरी हेडलाइन स्टोरी। रक्षा मंत्रालय ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 928 साजो सामान की चौथी सकारात्मक स्वदेशी सूची को मंजूरी दे दी है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और रक्षा से जुड़े सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किए जाने वाले आयात को कम करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चौथी सूची को मंजूरी दी। इस कदम से 715 करोड़ रुपए मूल्य के रक्षा साजो सामान देश में ही निर्मित किए जाएंगे। रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेक श्रेणी और सूक्ष्म, लघु, मध्यम तथा निजी भारतीय क्षेत्र के माध्यम से इन उपकरणों को देश में ही निर्मित करेंगे। इससे अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी होगी, साथ ही रक्षा क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की आयात पर निर्भरता कम होगी। और इस बीच फरीदाबाद से हमारे साथ राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं? नमस्कार जी, सवाल पूछिए। सर मैं फरीदाबाद से रविंद्र बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो नए पैसा म्यूचुअल फंड में हमें पैसा लगाना है, तो क्या हमारे को कोई नया सेक्शन ऐसा मिलेगा जहाँ नए ग्राहक जाएं और आसानी से पैसा लगा पाए? क्योंकि जो एक्सपर्ट हैं वो तो आसानी से म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट में पैसा लगा पाते हैं। जो नए ग्राहक हैं तो उनके लिए नया कोई ऐसा सेक्शन होना चाहिए जहाँ आसानी से जाएं और तसल्ली से अपना काम कर पाए। वहाँ कोई एक्सपर्ट उनको सलाह देने वाला भी होना चाहिए। म्यूचुअल फंड में निवेश करना बहुत The person you are speaking with, लेकिन
एक्सपर्ट उपलब्ध कराना मुझे लगता है कि ये हमारे फ्रेमवर्क का पार्ट नहीं रहा है। म्यूचुअल फंड में निवेश करना आसान बनाया गया है, म्यूचुअल फंड को समझना आसान बनाया गया है, म्यूचुअल फंड पे जानकारी आसानी से उपलब्ध हो ये बताया गया है। और बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर हैं जो आपको सलाह देते हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट एडवाइजर हैं जो आपको सलाह देते हैं, और निवेश करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही आसान हो गई है। अगर आप और ये एक बड़ा डिस्कनेक्ट है, अगर आपके पास 5,000 रुपये 10,000 रुपये से शुरुआत करनी है तो इसका इकोनॉमिक फेवरेबल नहीं होता है कि कोई सलाहकार आपको काफी मन लगा के या काफी सीरियसली आपके अकाउंट को सर्व कर सके। और जब आपका पैसा ज्यादा इकट्ठा हो जाता है तब काफी सारे लोग आपको सेवा देने के लिए उपलब्ध हैं, जिससे कि बात बनती नहीं है। बहुत सारे छोटे निवेशकों को शुरुआत के साल में बहुत अच्छे हैंड होल्डिंग की जरूरत होती है। तो मेरी सलाह होगी कि ये जो डिस्कनेक्ट है इससे उभरने के लिए आपको खुद थोड़ा समझना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना बहुत आसान हो गया है, म्यूचुअल फंड समझना भी बहुत आसान हो गया है, क्योंकि रेगुलेटर ने जिस तरह का फ्रेमवर्क बनाया, जिस तरह के फंड उपलब्ध हैं, फंड जिस तरह का सरप्राइज नहीं दे सकते हैं, जिस तरह से रेगुलेटेड है, और जिस तरह का ट्रांसपेरेंसी है, जितनी जानकारी आपको उपलब्ध कराई जाती है, उसको अगर थोड़ा सा आप समझे तो इसमें निवेश करना बहुत मुश्किल नहीं होगा। उसके अलावा म्यूचुअल फंड में लगाने का रिस्क है वो काफी कम हो जाता है अगर आपके पास बेसिक एजुकेशन हो कि आप SIP के लंबे समय का पैसा इक्विटी में लगाइए और कम समय का पैसा इक्विटी में मत लगाइए। अगर आप ये 3 चीज करते हैं तो आपको कोई खास एक्सपर्ट की जरूरत भी नहीं होगी। Thank you so much, Dhiren ji. Next we have our caller from Delhi, Yogesh. Yogesh ji, please ask your question. नमस्कार पूरी मार्केट मंत्र टीम को, धीरेन सर को भी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। कुछ साल पहले मैंने आपका यही शो रेडियो पर सुना था, जिसकी वजह से हम म्यूचुअल फंड में निवेश हमारा शुरू हो पाया है और वो अच्छा चल रहा है। सर हमारा 2 सवाल हैं। एक तो सवाल कंपाउंडिंग को लेकर के है कि जब हम कंपाउंडिंग के बारे में बात करते हैं तो PPF में और FD में अक्सर क्या होता है कि ब्याज जब क्रेडिट हो जाता है तो उसके ऊपर से दोबारा ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, बट म्यूचुअल फंड में ये कैलकुलेशन किस तरह से काम होती है? दूसरा सर हमारा एक आपके छोटा सा एडवाइस चाहिए था कि हमारा मेराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में जो कैप लगा हुआ है 2500 का, तो हमारा उसमें निवेश हमें अब रीबैलेंस करना है, तो क्या उसके इक्विवेलेंट कोई और फंड है जिसमें हम एड ऑन कर पाए लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में? जी, आपका जो पहला सवाल है ये बहुत कुछ दिनों से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि कंपाउंडिंग म्यूचुअल फंड में कैसे काम करता है, और आपका सोच और जो हमें पढ़ाया गया उनसे 8वीं 9वीं की कक्षा में कि कंपाउंडिंग तो ऐसे ही काम करता है, आपका पैसा कमाता है और जब वो पैसा आपका पूंजी बन जाता है तो वो भी पैसा बनाता है। तो कंपाउंडिंग तो यही है। और म्यूचुअल फंड में ये कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड में ये ऐसे काम नहीं करता है। हाँ, डेट फंड काफी हद तक ऐसे काम करता है, क्योंकि डेट फंड में आपका हालांकि बाजार का जो दाम है आपके बॉन्ड फंड का ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, लेकिन बाय एंड लार्ज इसका भी कैरेक्टर जो है वो डिपॉजिट जैसा ही है। लेकिन अगर आप इक्विटी की बात करें तो लोग का सोचना कि ये कंपाउंडिंग कैसे काम करता है, बिल्कुल वैसे नहीं करता है जैसे कि PPF या फिक्स डिपॉजिट करता है, क्योंकि वहां पे आपको बिल्कुल ही निश्चित रकम आपको ये इंटरेस्ट का मिलता है। वो हर 3 महीने वो इंटरेस्ट आपके पूंजी में जुड़ जाता है, फिर अगले 3 महीने आपको उसी बढ़े हुए पूंजी पे आपको आमदनी मिलती है। इक्विटी में ऐसा काम नहीं करता है, लेकिन इक्विटी का कैरेक्टर ऐसा नहीं है। जब आप मारुति उद्योग का कोई कंपनी का अगर आप शेयर खरीदते हैं तो कंपनियां जो है वो पैसा कोई सामान बनाती है और कुछ मुनाफा कमाती हैं, सारे खर्च करने के बाद टैक्स देने के बाद जो पैसा बच जाता है उसमें से कुछ पैसा निवेशकों को डिविडेंड के तौर पे दे देती और कुछ पैसा कंपनी में ही रह जाता है, जो कि भविष्य के निवेश के लिए वो निवेशित हो जाता है और वो बढ़ता रहता है। किसी कंपनी एक सफल कंपनी के लिए जरूरी है कि वो जो केवल पैसा बचाने नहीं अपने पैसे को लगाए और कारोबार को बढ़ा भी पाए। जैसे उदाहरण के तौर पे पिछले 10 साल मारुति उद्योग का सेल जो है वो करीब 8-10 गुना बढ़ा है, मुनाफा भी करीब 3-4 गुना उसी बढ़ा। तो आपको लगेगा कि कंपाउंडिंग वैसे नहीं हो रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग जो अंडरलाइंग एसेट का जो कैरेक्टर है वो कंपाउंड करता है। इक्विटी एसेट कंपाउंड करते हैं क्योंकि कंपनियां बनाती है, बेचती है, मुनाफा करती है और अपने कारोबार को बढ़ाती है, जो कि कंपाउंड कर रहा है। ये PPF की तरह का नहीं, ये PPF की तरह का नहीं है, इसलिए क्योंकि आपको एक निश्चित रिटर्न मिलता है जो कि ऐड हो जाता है और एक खास तारीख को ऐड होता है।
वो जो कंपाउंडिंग अब आपको केवल डिपॉजिट और बॉन्ड्स में ही मिलता है। लेकिन इक्विटी में जो हम कंपाउंडिंग की बात करते हैं वो ऐसा नहीं है कि अगर कोई कंपनी का किसी कंपनी में अगर आपको 15%, 18%, 20% का रिटर्न मिला है तो अगले 3 साल में आपको वैसा रिटर्न मिलेगा। ये सारी कुछ इक्विटी का कंपाउंडिंग पूरी तरह अनिश्चित है, लेकिन लंबे समय में ये उम्मीद की जाती है कि एक डाइवर्सिफाइड ग्रोइंग इकोनॉमी में कंपनियों के स्केल में जो कंपाउंडिंग होता है उसका आप फायदा उठा पाएंगे। अगर आप निश्चित कंपाउंडिंग पे जाएंगे तो पीपीएफ ही मिलेगा, पीपीएफ और फिक्स्ड डिपॉजिट ही आपके विकल्प है। अनिश्चित पे जाएंगे तो आपको ज्यादा रिटर्न पाता है 8-10 साल 15 साल में, लेकिन यहाँ पे उस तरह का कंपाउंडिंग काम नहीं कर रहा है जिसकी जो हमें बताया गया है। Thank you, Dhiren ji. Now we have our next caller. Dev is back on the line from Delhi. Dev ji, please ask your question. नमस्कार मार्केट मंत्रा। नमस्कार। आकाशवाणी को चाहिए, आकाशवाणी को मैं जिस कहना चाहता हूँ कि इसका समय 1 घंटे के करीब रहा है, या काफी ज्ञानवर्धक कार्यक्रम है जी। सर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम 2 बैंकों में जाते हैं, 2 बैंक वाले अलग अलग जो मैनेजर हैं, एक कहता है कि आप इसमें पैसा लगा सकते हैं म्यूचुअल फंड में, दूसरा कहता नहीं इसमें कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे विचार क्यों हमको दिए जाते हैं हमको? क्योंकि हम लोग पैसा लगाना चाहते हैं पर एक हाँ करता है एक ना करता है, तो हम बैंक के थ्रू जाते हैं तो उसमें हमें सहूलियत महसूस होती है। जी धीरेन जी। के पास जाते हैं जहाँ पे उनको टारगेट मिला हुआ है कि वो अपना डिपॉजिट बढ़ाएं, एक दूसरे बैंक में जाते हैं जहाँ पे डिपॉजिट का टारगेट नहीं मिला है बल्कि थर्ड पार्टी प्रोडक्ट, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस और ये बेचने का टारगेट मिला है, और जिसकी जो टारगेट की पूर्ति नहीं हुई है वो आपको वैसा सलाह दे रहा होगा। इसलिए इसका निर्णय आप खुद करें। निर्णय आप इसलिए खुद करें क्योंकि म्यूचुअल फंड 36 प्रकार के होते हैं और आपकी जरूरत आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। अगर आपका पैसा कुछ समय में चाहिए, 2-4 महीने में, 6 महीने में, 8 महीने में, तो आप अपना पैसा सेविंग्स बैंक अकाउंट में पड़े रहने दीजिए। अगर एक पैसा के बारे में आप बिल्कुल ही निश्चित आमदनी चाहते हैं और आप किसी भी तरह की अनिश्चितता नहीं चाहते तो आपको डिपॉजिट करना चाहिए। अगर आपका पैसा बहुत सालों के लिए है, आप अनिश्चितता विथस्टैंड कर आप भेज सकते हैं और आपको बेहतर रिटर्न तो आपको म्यूचुअल फंड का चुनाव करना चाहिए। और लंबे समय के लिए आप पैसा लगा रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में जरूर लगाइए, क्योंकि लंबे समय में धीरे धीरे पैसा लगाने से म्यूचुअल फंड में बेहतर रिटर्न मिलने की बड़ी संभावना है, या नुकसान की संभावना काफी घट जाती है जब आप कई सालों के लिए निवेश करते हैं। तो अपनी जरूरतों को समझिए अपने, और इस तरह के सलाह के लिए आप बैंकर के साथ मत जाएं। बैंक आपको सुविधा प्रदान करता है निवेश करने का, बैंक आपको सुविधा प्रदान करता है, तो बैंक आपका सलाहकार नहीं हो सकता है। Thank you, Dhiren ji. Earlier you had mentioned hybrid funds. I just wanted to ask you about arbitrage funds. What are arbitrage funds and are they gaining currency, and why so? If so, why so? Okay. Arbitrage funds are, is a kind of fund which invests in equity and correspondingly invests in derivatives to eliminate the risk of the equity. It does not assume market risk. And that is why the arbitrage fund looks like a very sophisticated equity fund and derivatives fund. But by its return configuration, it is more like a liquid fund, because the kind of return that it derives or the kind of return it delivers is very much aligned with the prevailing interest rate, because it is just doing a transaction in equity and equity derivatives to eliminate the equity risk. Why they are gaining popularity? Because of late, it has been popular, but it was used always only by the sophisticated investor. If you are a very risk-averse investor and you want to invest in fixed income, but the fixed income advantage has been, of indexation and lower dividend has been eliminated. Lower taxes on dividends was a few years back. So what happens is, here is a liquid fund which is packaged as an equity fund. The tax treatment is that of an equity fund. So the taxation rules for equity fund is that if you hold and if you sell your investment within 1 year, it is treated as short-term capital gains tax and taxed at 15%. If you hold it for 1 year, it is treated as capital gains and it is taxed at 10%. While your investment in liquid fund, all the returns will be added to the current taxation regime. So
it is tax efficient and it is low risk or maybe no risk, and it is able to deliver you superior return. So it is liked by it for its tax efficiency. जी, और गाजियाबाद से हमारे श्रोता गौरव लाइन पे हैं। गौरव नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। नमस्कार सर, 2005 टू 2020 और 21 पेंडेमिक के बाद भी बहुत अच्छे रिटर्न आए। मतलब अभी जो रिटर्न हम लोग के SIP में लगे हुए पैसे, इट इज गिविंग अबाउट 15-18% XIRR, विच इज फैंटास्टिक। पर अब क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या यही रिटर्न 15-18-20% SIP पे जारी रहेंगे या थोड़े से कम मॉडरेट होंगे? और दूसरा सवाल सर, ICICI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड के लेके है। क्या इस फंड की आगे क्या उम्मीद है? क्या फाइनेंस अच्छा करेगा ये वाला फंड, या फ्लेक्सी कैप में या मल्टी कैप में चले जाए? थैंक यू। रिटर्न का गेस करना असंभव है और मैं आपको मिसलीड करूंगा अगर मैं बताऊंगा कि उम्मीद करना चाहिए। तो मैं आपको एक फ्रेमवर्क देता हूँ जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए कि किस तरह का रिटर्न आपको उम्मीद करनी चाहिए। जब भी हम निवेश करते हैं तो हमारा पैसा कम से कम महंगाई से रिटर्न अर्न कर पाए। हमारा पैसा और इतना तो कम से कम रिटर्न जनरेट कर पाए जो कि बिना कोई रिस्क लिए हुए, जो रिस्क फ्री रिटर्न आपको नजदीकी स्टेट बैंक में आपको 45 दिन के डिपॉजिट पे जो मिलता है, मैं समझता हूँ कि वो एक रिस्क फ्री रिटर्न है और वो हर एक भारतीय नागरिक को उपलब्ध है और उतना तो आपको कम से कम मिलना ही चाहिए। और जो इक्विटी का रिटर्न है समहाउ बहुत सालों के रिटर्न, इसका जुड़ाव इन दोनों चीजों से बहुत ज्यादा रहा। पिछले 10-15 साल पहले जब भारतीय बाजार में महंगाई की दरें काफी ज्यादा थी और यहाँ पे फिक्स्ड इनकम रिटर्न तो बहुत ज्यादा, तो रेट भी काफी हाई। मुझे याद है कि 20-25 साल पहले यहाँ पे भारत में टैक्स फ्री बॉन्ड 11% पे उपलब्ध थे और धीरे धीरे वो कम होता गया। और अभी क्योंकि ब्याज दरें बढ़ी हुई हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारे यहाँ रिटर्न थोड़ा ज्यादा रहेगा कुछ सालों तक मिलना उपलब्ध होना। लेकिन लंबे समय में अगर हम जिस तरह से पहली बार पिछले 8-10 साल में देखा गया है कि हमारा सेंट्रल बैंक इन्फ्लेशन टारगेट करता है और महंगाई दर कम करता है, तो मैं ऐसे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि अगर महंगाई दर 4-5% है, ब्याज दर 7-8% है, तो 10-12% रिटर्न इक्विटी रिटर्न अच्छा माना जाएगा। महंगाई दर बढ़ जाती है, ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो ज्यादा रिटर्न चाहिए ताकि आपके जो उतार चढ़ाव और कंपनियों के मोर्टेलिटी का जो रिस्क है, कंपनियों के अच्छा खराब करने का जो रिस्क है, बाजार की टेक्निकलिटी का जो रिस्क है और बाजार के अनसर्टेनिटी का जो रिस्क है, उसका कॉम्पनसेशन कम से कम 1.25 गुना 1.5 गुना 2 गुना होना चाहिए। और जितना ज्यादा छोटी कंपनियां जितनी उनकी मोर्टेलिटी का रिस्क बढ़ जाता है, या इस तरह की उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन ये काफी उतार चढ़ाव के साथ होता है, तो लंबे समय में मुझे लगता है कि कम रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए और वो काफी सेटिस्फाइंग होगा कि अगर ब्याज दरें कम हो जाती हैं। और दिल्ली से हमारे श्रोता बिमला शर्मा लाइन पे हैं। बिमला जी नमस्कार, बताइए क्या पूछना चाहते हैं। हाँ, मैं अपने हस्बैंड की पेंशन प्राप्त करती हूँ जी, और PPF में ही निवेश करती आई हूँ जी। तो बेटे ने इंडेक्स फंड में निवेश शुरू किया है 5-6 साल तक। पूछना क्या चाहती हैं? कैसा रहेगा? धीरेन जी, मुझे जानकारी नहीं है कि कहाँ पे निवेश हो रहा है, किस उद्देश्य से हो रहा है, किस समय के लिए हो रहा है, तो ये जानकारी जब आप उपलब्ध कराएंगे तो आपको बता पाऊंगा। On to our next news. Global crude oil prices fell for the third week in a row on concerns that the US banking crisis will slow down the economy and sap fuel demand. The Brent crude oil futures declined 5.3% during the week to end the week at $75.3 a barrel. जी, और चलते हैं कार्यक्रम की समाप्ति की ओर। धीरेन जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद। Thank you, Dhirenji. And now for the closing headlines. Foreign investors pump in over 23,000 crore rupees into the Indian equity markets in the first 2 weeks of May. Government approves 4th positive indigenization list of strategically important components to promote domestic defense industry. And global crude oil prices fall for the third week in a row. Brent dips over 5% to $75.3 a barrel this week. And that's it from us at Market Mantra. Market Mantra.